हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। और मैं जो है आर के सर केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर मैं कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी के लिए, और कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो है मैं कुछ डिस्टरबेंस की वजह से जो है मुझे वीडियो थोड़ा सा ध्यान दिया, जिसमें मैं जो है कक्षा 9 और 10 वालों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो कक्षा 9 और 10 वालों के लिए बेसिक केमिस्ट्री में मैंने शुरू से बातें की हैं कि पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन के विषय में बताया हूँ, आयनों से यौगिक कैसे बनता है उसको मैंने बताया है। और मैंने क्या बताया है, मोल वगैरह के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह कि किसी पदार्थ का के द्रव्यमान को, दिए गए द्रव्यमान को आप मोल में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं वो सब पढ़ाते हुए मैं पहुंचा संयोजकता पर। ठीक है, संयोजकता पे मैंने जो है संयोजकता की 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो मैंने ओल्ड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पहुंचा हूं कहाँ, केमिकल बॉन्ड पर। और केमिकल बॉन्ड में भी मैं आपको वैद्युत संयोजी बंध पढ़ा चुका हूं। वैद्युत संयोजी बंध पढ़ा रहा हूं, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वैद्युत संयोजी बंध के विषय में चर्चाएं की हैं कि वैद्युत संयोजी बंध क्या है, कैसे बनता है। तो मैंने लिखाया है ना कि यह बंध जो है धातु अधातु के बीच बनता है, इसका बेसिक सा फंडा है जानने का। तो जब धातु अधातु रहेंगे तो धातु की क्या विशेषताएं होती हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, ऐसा बोले आप। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमताएं होती हैं और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो धातु इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। धातु इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हो रहा है या आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आप क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या आदान प्रदान से कौन सा बंध बनता है भाई, से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया है। और आपको मैंने उसमें एग्जांपल से दिया था कि वैद्युत संयोजी बंध किसी यौगिक में है, कैसे पहचानेंगे आप। तो धातु अधातु अगर हो, जैसे NaCl है, पहचान लें वैद्युत संयोजी बंध है। KCl है, वहां भी धातु अधातु है। CaCl2 है, MgCl2 है, AlCl3 है, Na2O है, K2O है, CaO है, MgO है। इन सभी में जो है वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा और इन्हें जो है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको घर के लिए एक वर्क दिया था। क्या दिया था कि Na3Al जिसका नाम है क्रायोलाइट, इसमें जो है आपको वैद्युत संयोजी बंध बना के दिखाना है। Na3Al जिसका नाम क्या है, क्रायोलाइट, इसमें क्या बना के दिखाना है, वैद्युत संयोजी बंध। तो मैं जब इसको वर्क दिया था मैंने आपको, तो मैंने इसकी विशेषता बता दी थी कि भाई देखो, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना सोडियम है, 3 सोडियम। तो 3 सोडियम कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और एल्यूमिनियम के बाहरी कोष में 3 होता है, 3 वो निकाल देगा। तो कुल मिला के धातुओं द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। धातुओं द्वारा कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। और जो आपका F है, इसके बाहरी कोष में 7 हो, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक F 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना F है, 6 F है। तो कुल मिला के इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, जिसमें से क्या होगा,
एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो 3f को 3 Na क्लियर कर देगा और 3f को एक Al क्लियर कर देगा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, तो आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। किसका क्या होगा, 11 2 2 8 1, इसका 13 है 2 8 3, और इसका क्या है 9 है 2 7। क्या घटनाएं होंगी, ध्यान दें, 3 सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक F को देगा, फिर क्या होगा, फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक F को देगा, 2 2 4 2 6 1 7। फिर अगला सोडियम क्या करेगा, अगले F को एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, फिर जो Al होगा उसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, बारी बारी से करके F को इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहां देगा, एक यहां देगा, एक यहां देगा। ठीक है, तो क्या घटनाएं होंगी, क्या बनेगा, 3 Na प्लस बनेगा और Al ट्रिपल प्लस बनेगा, और क्या बनेगा 6F माइनस। ये आगे चल के क्या बन जाएगा, Na3Al F6। आप इसको छापिए, छापिए फटाफट। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि Na प्लस Na प्लस Na प्लस, आपने 3 Na प्लस माना, Al पे 3 प्लस आएगा और F माइनस F माइनस F माइनस को मिला के 6 बनेगा, तो 6F माइनस मान लेंगे आप। या आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि Na पर Na3 पे 3 प्लस आ जाएगा और Al पे 3 प्लस आ जाएगा और 6F माइनस या F6 6 माइनस। तो यहां देखिए प्लस माइनस की संख्या टोटल बराबर, सीधा जोड़ेंगे आप, 3 प्लस, यहां भी 3 प्लस, 6 प्लस और 6 माइनस, सीधा जोड़ो, यहां भी याद होगा। इसको लिख लें, इसके बाद मैं लिखाऊंगा क्या, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान दें आप, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को समझने के लिए आप कोई एक सा एग्जांपल ले लीजिए, आयनिक यौगिकों का कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया नमक का, NaCl, एक नमक, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब मुझे क्या करनी है, इसके रासायनिक गुणधर्मों या कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को बताना है, इसमें क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो जो एक आयनिक यौगिक का गुणधर्म होगा, लगभग वही गुणधर्म सभी आयनिक यौगिकों का होता है। जो गुणधर्म किसी एक आयनिक यौगिक का होता है, लगभग वही गुणधर्म सभी आयनिक यौगिकों का होता है। तो इसमें क्या क्या गुणधर्म पढ़ेंगे आप, पहला पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। पहला गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था।
या भौतिक रूप या भौतिक प्रकृति कह सकते हैं, भौतिक अवस्था या भौतिक रूप या भौतिक प्रकृति। अगला क्या क्या मैं बात करूंगा, क्वथनांक, क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक। इसके बाद मैं किसकी बात करूंगा, विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, विद्युत की चालकता। इसके बाद मैं किसकी बात करूंगा, जल में, जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता। इन चार हाँ हेडिंग्स की बातें होंगी। मैं अच्छा नमक का एग्जांपल लेके इसी पे करता हूं समझाने का प्रयास और वही लिखवाऊंगा। देखो देखिए, आयनिक यौगिकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आयनिक यौगिक हैं सामान्यतः ठोस होते हैं। नमक ठोस होता है ना, और दाब लगाने पर अगर आप नमक को प्रेशर लगाएं, फोर्स करें, तो क्या होता है, टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। या ऐसा बोलो पीटने पर भी कह सकते हैं, पीटने पर भी दाब ही लगाएंगे आप, और दाब लगाने पर टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, पहले मैं पूरा समझा के फिर बाद में इसे बोल के लिखवा दूंगा। जो आयनिक यौगिक होते हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। भाई भौतिक प्रकृति मतलब किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और दाब लगाने पर टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। यही लिखना पड़ेगा आपको। लिख लीजिएगा। अगला मैं बात करूं क्वथनांक एवं गलनांक। सबसे पहले आप समझें वैद्युत संयोजी बंध किसके किसके बीच बनता है, आयनों के बीच। धातु अधातु, जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, धातु पे आएगा प्लस, अधातु पे आएगा माइनस। तो इसी विपरीत आवेश के बीच में क्या कार्य करता है, हाँ वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध आयनों के बीच बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, आयनिक बंध भी होता है। यह बंध जो होता है किसके बीच बनता है, आयनों के बीच बनता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, आयनिक बंध। ध्यान दें, मैं ये बता रहा हूं इनके बीच में अगर विपरीत आवेश हैं तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है। विपरीत आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल को कहा जाता है वैद्युत स्थिर, वैद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। विपरीत आवेशों के बीच में कार्य करने वाले जो आकर्षण बल होते हैं या जो आकर्षण बल होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यह मजबूत होता है, इसीलिए इसके सामने मजबूत भी लिख देते हैं कि मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, इसी के पाए जाने की वजह से आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि वहां आयन बनेगा, उसके बीच में यही कार्य करेगा, प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। बंध का नाम तो वैद्युत संयोजी बंध कह सकते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि अभी तक का पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल है, सबसे मजबूत बल यही है। ठीक है, तो बस यही कहें आप कि वैद्युत संयोजी यौगिकों के या आयनिक यौगिक लिखें कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं पूरा लिखिएगा। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें
स्थिर या लिखो मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि इनमें मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। हो गया। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं विद्युत की चालकता। इसको लिखाने से पहले मैं समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि NaCl ठोस अवस्था में, ये नमक ठोस है, तो ठोस अवस्था में इसके बीच में यही बल कार्य करता है। आयन्स होते हैं, समझ लीजिए आप लोग, आयन है लेकिन बल की वजह से स्वतंत्र नहीं है। जैसे ये NaCl बना है, इसमें आयनिक बंध है, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध है, लेकिन है ना, ये भाई प्लस माइनस हैं, उनके बीच में ये बल कार्य कर रहा है। इस बल के पाए जाने की वजह से ना तो Na प्लस स्वतंत्र है, फ्री है, ना तो Cl माइनस, एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। तो इनको हटाना है। अगर ध्यान दें, विपरीत आयन हटेंगे तभी विद्युत का चालन होगा। आवेशों की गति से ही, विपरीत आवेशों की गति से ही क्या संभव होता है, विद्युत, हाँ, का चालन, विद्युत का चालन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा प्लस माइनस में। तो इसको प्लस माइनस में तोड़ने के लिए या तो आप इसको गला दीजिए या फिर आप इसको जल में घोल दीजिए। जल में घोलने के बाद Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, या आप इसको गला दीजिए। गलाएंगे तो भी टूट जाएगा। क्यों, ठोस को गलाने के बाद द्रव में कन्वर्ट होता है। अब पता है कि ठोस में मजबूत बल होता है, आकर्षण बल मजबूत होता है, और द्रव में थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो द्रव में कन्वर्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाता है, या लिखा क्या, ऐसा लिखें आप लोग कि आयनिक यौगिक, लिखें आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में, आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक या चालक होते हैं। करता है नमक, लेकिन जब उसको जल में घोलेंगे तब। ऐसा नहीं, नमक देखा हुआ आपने कभी भी यूज किया जाता है, जब कभी करंट का बढ़ाना हो, धारा बढ़ाना हो, तो क्या करते हैं, हाँ, नमक का यूज किया जाता है। और नमक कभी ठोस में नहीं, उसको जल में घोल के किया जाता है। तो यही लिखे आपने, क्या लिखा, आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं या चालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन अथवा ठोस अवस्था में जलीय विलयन अथवा ठोस अवस्था में इनके आयन गति करने के लिए, भाई विपरीत आयन है, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग करेंगे जल में घुलनशीलता, या जल में विलेयता भी कह सकते हैं। जल में विलेयता, लिखिए आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों, लिखिए ब्रैकेट में, जैसे जल, ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलेय होते हैं। ध्रुवी का मतलब जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए, ये खुद प्लस माइनस ब्रेक हो रहे हैं, तो जो, हाँ, ये खुद ध्रुवी है। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवी, और जल भी ध्रुवी होता है। तो क्या लिखा आपने, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों, ब्रैकेट में क्या लिखा है, जैसे जल, ब्रैकेट बंद कर दें, में घुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक या
अध्रुवी विलायकों में विलायकों जैसे लिखिएगा, किंतु कार्बनिक या अध्रुवी विलायकों, कार्बनिक विलायक अध्रुवी होते, प्लस माइनस ब्रेक नहीं होते, ठीक है। अध्रुवी विलायकों लिख ले ब्रैकेट में, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन, ईथर, एसीटोन, बेंजीन आदि। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ईथर, बेंजीन आदि, ब्रैकेट बंद कर दें, में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आप ये जान लीजिए, कार्बनिक का मतलब जानते हैं, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक का मतलब जो जीवधारियों से जो भी प्राप्त होते हैं वो सब कार्बनिक होते हैं। जैसे पेट्रोल जन्म करते चट्टानों से प्राप्त होता है, कहीं न कहीं चट्टानों में दबे हुए जीवधारियों के अवशेषों से प्राप्त होता है। आप ये समझे कि जो आपका सरसों का तेल उसमें भी नहीं घुलता है, कभी रख दीजिए नमक को, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो यही है कि ये कार्बनिक विलायकों जो कि अध्रुवी होते हैं उनमें क्या होते हैं, अघुलनशील। इतना बहुत है आपके लिए। इसके बाद अगला बॉन्ड करें, कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। अच्छा, सहसंयोजी बंध में क्या लिखा, मतलब क्या लिखा आपने, किसके बीच बनता है, अधातुओं के बीच, ठीक है। मैं एक बार हेडिंग करूं थोड़ा सा समझा के तब लिखवाता हूं। क्या लिखेंगे आप, सह संयोजी बंध, को वैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दे, सहसंयोजी बंध क्या है। सबसे पहले आपने ये लिखा है कहां पाया जाता है, ये आप थोड़ा रट लें कि सहसंयोजी बंध किसके बीच पाया जाता है, बनता है। तो सहसंयोजी बंध जो है अधातुओं के बीच बनता है। आप ये रट लीजिए, अगर अधातु, जैसे धातु अधातु होगा तो धातु इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा, अधातु लेगा, धातु इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर दोनों धातुएं ही रहें या बहुत सारी धातुएं नहीं, अधातुएं ही रहें, तो उस केस में जब अधातु अधातु है तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है नहीं, सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। तो सब भाई लेने वाले सब है, देने वाला कोई नहीं है। तो उस केस में उनके बीच में एक कंडीशन बनती है कि चलिए ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि देखिए देने वाला भी नहीं है कोई, अधातु की विशेषता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देना, अधातु की विशेषता यह है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेंगे, जब कोई देगा तो न ग्रहण करेंगे। धातु होता तो इलेक्ट्रॉन देता, धातु नहीं है, अधातु है। तो इसमें क्या होता है ना, जब अधातु अधातु आपस में होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी, एक नया फंडा करते हैं। चलिए भाई इस बार अपनी प्रॉपर्टी त्याग कर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, अधातु जब बहुत सारे रहेंगे तो। हाँ, कब करेंगे यही समझना है आपको, कि जब बहुत सारे अधातु रहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली टेंडेंसी त्याग करके, क्षमता को त्याग करके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाली क्षमता अपनाते हैं। लेकिन अगर धातु होगा ऐसा मत कि वहां भी शेयरिंग करा दें, धातु अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। हाँ, ये भी समझ लें कि किन्हीं दो अधातुओं, ऐसा बोल दें, हाँ किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में जो कि अधातु हैं, मान लिया आपने, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो उनके बीच में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है, ये थोड़ा जान लीजिए आप। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में मैक्सिमम, अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। कितनी भी आवश्यकता रहे, उनके बीच में मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो सकते हैं, 3 उसका 3 उसका, ऐसा होगा।
एक एक का हो सकता है, दो दो का हो सकता है, तीन तीन का हो सकता है। मैं थोड़ा लिखा रहा हूं, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी साझेदारी से बनने वाले बनने वाले बंध को बंध को सहसंयोजी बंध सह संयोजी बंध कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यह बंध लिख लीजिए, यह बंध मतलब कौन, सह लिख देना पूरा, सहसंयोजी बंध, सह संयोजी बंध अधातुओं अधातुओं या समान प्रकार के परमाणुओं के बीच समान प्रकार के परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच बनता है, बीच बनता है। जो आपका सहसंयोजी बंध है, अधातुओं के बीच बनता है या समान प्रकार के परमाणुओं के बीच, ठीक है। इसके बीच, इसके बाद देखिए, परमाणुओं के मध्य, चाहे भाई अधातु भी तो परमाणु है, लिखेंगे ऐसा लिखो, परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी साझेदारी से बनने वाले बंध को एकल बंध सिंगल बॉन्ड, अगला क्या लिखेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉनों की, दो दो इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों को की साझेदारी से बनने वाले बंध को द्विबंध अंग्रेजी क्या, डबल या डबल बॉन्ड, जो भी कहना हो, डबल बॉन्ड तथा तीन तीन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों लिखना की साझेदारी से बनने वाले बंध को त्रिबंध अंग्रेजी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे जिन्हें कह सकते हैं ना, जिन्हें लिखो, जिन्हें क्रमशः एकल रेखा, एकल रेखा ऐसे ब्रैकेट में, द्विरेखा, एकल रेखा, द्विरेखा तथा तथा त्रिरेखा, त्रिरेखाओं भी कह सकते हैं, तीन रेखाओं द्वारा द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित किया जाता है। एकल बॉन्ड को आप सिंगल लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से दिखाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, कुछ और विशेष पॉइंट है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है, जान लीजिए फिलहाल के लिए भी सिग्मा बॉन्ड। इसको सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड ऐसे ही, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को पेयर ऑफ बॉन्ड कहा जाता है, युग्म बंध, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाँ पेयर ऑफ बॉन्ड, पेयर ऑफ बॉन्ड, या हिंदी लिख रहे हैं युग्म बंध, हिंदी आपको मिलेगा युग्म बंध। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा में जानकारियां हैं, लिखिए फटाफट। देखिए अच्छा, आप लोग ये क्लियर है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। पहचानना कैसे कि शेयरिंग करानी है, अधातुएं रहे तो पहचान लो, अधातु जानते हैं ना, जैसे N2 हो जाए, O2 हो जाए, NO2 हो जाए, भाई अधातु आपस से SO2 हो जाए, CO2 हो जाए, कार्बन भी एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, CO2 हो जाए, तो वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यह बंध किसके बीच पाया जाता है, अधातुओं या समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में। जैसे P4 हो जाए तो अधातु ही है, फास्फोरस, फास्फोरस समान प्रकार के परमाणु हैं। ये लिखा गया कि परमाणुओं के बीच अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो उससे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कितना होगा, हाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाँ कैसे दिखाते हैं कि सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। कुछ नाम भी दिया कि भाई सिंगल बॉन्ड को कभी अगर सिग्मा बॉन्ड मेरे मुंह से निकल जाए तो आप सोचेंगे कि नहीं ये क्या नाम ले लिया गया है। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और इसका तो पूछता है कभी कभी कि डबल बॉन्ड या युग्म बंध कभी कभी नाम आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज कि युग्म बंध क्या है। युग्म का मतलब जोड़े में बंध है, तो डबल बॉन्ड उसको कहते हैं ना। हाँ देखिए अच्छा ध्यान से, ध्यान दें, अगर परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, मैं थोड़ा ऊपर और मिटा दे रहा हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, ये वाला। अगर दो परमाणु हैं उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो क्या होगा, परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए, जैसे मान लो ए और बी है, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड बी। और अगर परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो इसका हो दो अगले वाले का हो, यही होगा। साझेदारी के केस में एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु को भी देना पड़ेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसका, दो ए का दो बी का, तो क्या बनेगा, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा।
और अगर परमाणुओं के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, 1 2 3, 1 2 3, 3 ए का है 3 बी का है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, 1 2 3 ए का, 1 2 3 बी का। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ मैं ये बोल रहा हूं, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, रट लीजिए आप। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एक बॉन्ड का निर्माण जब होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ को क्या है? हाँ कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। तो ना देखिए, इसको जो सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एक बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर का मतलब एक बॉन्ड बना है और 2 इलेक्ट्रॉनों के हाँ कह सकते हैं ना, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड होगा तो बोलेंगे 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ कितना बॉन्ड पेयर बनेगा अगर सिंगल बॉन्ड है? मैं सिंगल बॉन्ड के लिए लिख रहा हूँ। इसके लिए क्या लिखते हैं आप लोग? कहाँ लिखूँ यार? मैं लिख देना से नाम, ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं? एक बॉन्ड पेयर, एक बंध युग्म। 2 होगा तो क्या बोलेंगे? 2 बॉन्ड पेयर। अगर 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? 3 बॉन्ड पेयर। समझ पा रहे हैं कि भाई एक बॉन्ड में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो उसको बोलते हैं एक बॉन्ड पेयर। सिंगल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर कहा जाता है। जितने सिंगल बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बॉन्ड पेयर। इतना पढ़िए आप, इतना बहुत बढ़िया से पढ़ के आइए। अब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा सहसंयोजी बंध जो है जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि सहसंयोजी बंध जिन यौगिकों या अणुओं में पाया जाता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है। हाँ, कि सहसंयोजी अणु कहा जाएगा। अब उसके एग्जाम्पल से दिखाऊंगा और उसमें सहसंयोजी बॉन्ड बना के दिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं यही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा? कि सहसंयोजी अणुओं के बारे में। ठीक है, लिखिए बढ़िया से, आप अच्छे तरीके से लिखिए।